Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, I hope you all are fine and fit at home doing your work properly. Students, class 11th history में हम रिवीजन कर रहे हैं स्टार्टिंग के चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. आपके यूनिट टेस्ट हैं जो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको दिया जा रहा है. जो भी सिलेबस आपको हिस्ट्री में मिलता है आप उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और साथ में अगर किसी भी प्रकार का किसी बच्चे को डाउट है तो वो कॉल करके मुझसे कंसल्ट कर सकता है. आपके यूनिट टेस्ट में हमारे फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों से ही चैप्टर्स मैंने आपको दिए हैं. सो उनको आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, उनका प्रिपरेशन कीजिए उनके अच्छे से, और उन्हीं चैप्टर्स का हम इस टाइम पीरियड के दौरान जो है अपना रिवीजन करेंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर थर्ड, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स. चैप्टर ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं इसका. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स यानी कि एक ऐसा साम्राज्य है जो कहाँ पर फैला हुआ था, 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था. और वो चैप्टर कह सकते हैं कि कौन सा था वो साम्राज्य, रोमन एम्पायर. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे अबाउट द रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर के बारे में हम रीड करेंगे. सबसे पहले लोकेशन के बारे में जानेंगे कि जो रोमन एम्पायर था वो कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुआ था. द रोमन एम्पायर वॉज स्ट्रेच मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट यूरोप, वेस्टर्न एशिया एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. हम 3 कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं कि 3 कॉन्टिनेंट्स में ये जो रोमन एम्पायर था वो फैला हुआ था. कौन कौन से में फैला हुआ था? फर्स्ट था जो प्रेजेंट यूरोप है, यूरोप में मोस्टली पार्ट फैला हुआ था रोमन एम्पायर का. सेकेंड, एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट था यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पश्चिमी जो भाग है वहां तक फैला हुआ था. साथ में जो अफ्रीका है, अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट. आपने जो वर्ल्ड मैप की लोकेशन देखी होगी उसमें जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, वो आपने किए होंगे. तो उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, और 7 कॉन्टिनेंट्स में हम बात करें आज 3 की, जहां पर रोमन एम्पायर फैला हुआ था. यूरोप में, वेस्टर्न एशिया, एशिया का जो कहते हैं पश्चिमी भाग है वेस्टर्न, साथ में अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट. तो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? हमारा रोमन एम्पायर था. उसके बाद हम बात करते हैं कि रोमन एम्पायर के बारे में हमें जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से देखने में आते हैं. टेक्स्ट मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं. डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास जो भी लिखी हुई चीजें मिलती हैं वो सारी चीजें आती हैं. टेक्स्ट में क्या आती है हमारे पास, लिखित में जो बुक्स वगैरह है, ग्रंथ है, किसी की बायोग्राफी वगैरह है, वो सारी चीजें आती हैं. मटेरियल रिमेन्स में, मटेरियल रिमेन्स यानी कि आपके जो अवशेष किसी भी चीज के बचे हुए थे उन अवशेषों के आधार पर, उन रिमेन्स के बेस पे ही हम उन चीजों के बारे में जानते हैं. तो जो रोमन एम्पायर था बहुत समृद्ध एम्पायर, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ एम्पायर था. और इसमें लैंग्वेजेस की बात जब हम करें कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज की जाती थी, तो लैंग्वेजेस इसमें यूज की जाती थी लैटिन एंड ग्रीक. यही इनके ऑफिशियल लैंग्वेज ही थी. ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि इनका जो कामकाज होता था, जो आधिकारिक रूप से इनका जो वर्क होता था वो किसमें होता था? लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में. तो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ, जो हमारा रोमन एम्पायर है यूरोप में फैला हुआ था, साथ में वेस्टर्न एरियाज में. इसमें से आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या आपके एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे पुट आउट होते हैं. रोमन एम्पायर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, उनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें. उसके बाद रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. इनके पार्ट्स हमें जरूर याद रखने हैं कि एशिया का कौन सा पार्ट था? वेस्टर्न पार्ट था. अफ्रीका का कौन सा पार्ट था? नॉर्थ पार्ट था. लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे? ये लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज. उसके बाद सोर्सेज, अगर सोर्सेज की बात आती है, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास स्रोत. अगर हमारे पास किसी भी चीज के स्रोत अवेलेबल नहीं है, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो टेक्स्ट में हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स में हो या फिर रिमेन्स हो किसी भी चीज के, तो हम किसी के भी बारे में जानकारी वहां से नहीं ले सकते हैं. क्योंकि हमारी किसके ऊपर बेस है? जो हमारी हिस्ट्री है वो सारी की सारी हमारे स्रोतों पर ही बेस है. कि कहीं से हमें किसी चीज की बुक मिल गई या फिर किसी के कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कोई मिल गया हमें, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे किसी का पर्सनली हो, या फिर कह सकते हैं कि जो रिमेन्स, जो अवशेष थोड़े बहुत भी हमें शेष मिले, उसी के ऊपर हमारी सारी हिस्ट्री आज हम रीड कर रहे हैं. तो ये सोर्स होते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती है ये. उसके बाद हम बात करते हैं 3 मेन प्लेयर्स की. इट मीन्स कि उस सोसाइटी में, रोमन एम्पायर में मेन रोल प्ले करने वाले कौन कौन लोग थे. सबसे पहले फर्स्ट पे आएगा एम्परर, जो सम्राट होता था वो फर्स्ट पे था. उसके बाद एरिस्टोक्रेसी और आर्मी. एरिस्टोक्रेसी में कौन आ जाते हैं? इसमें आते थे जो रिच पीपल होते थे, जो कि पार्टिसिपेट करते थे एम्परर के साथ. किसमें? इसकी हेल्प में,
या किसी भी ऑफिशियल कार्य में, कह सकते हैं कि ये कोई नोबल पर्सन्स की जो होती थी कमेटी या सभा होती थी। साथ में थर्ड नंबर पर आर्मी। आर्मी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी रोमन एम्पायर की। सबसे फर्स्ट पर्सन पे हम देखते हैं कि कहीं भी कोई भी होता है जो एम्पररी फर्स्ट आता है कि फर्स्ट पोजीशन पे होता है, ये तीन मेन रोल प्ले कर रहे थे रोमन एम्पायर के दौरान। सेकंड नंबर पे एरिस्टोक्रेसी एंड थर्ड नंबर पे द आर्मी। अब हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा आर्मी के बारे में देखते हैं कि मेन फीचर्स क्या क्या थी आर्मी की, क्या विशेषताएं थी। रोमन एम्पायर जो इतना बड़ा विशाल एम्पायर वहां पर खड़ा हुआ था और उसमें रोल प्ले कर रहा था, उसको फैलाने में, उसको कह सकते हैं एक्सटेंड करने में रोमन एम्पायर को आर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि सारा का सारा मैनेजमेंट कह सकते हैं कि आर्मी के ऊपर ही होता था। तो सबसे पहले इसमें फीचर्स देखते हैं कि आर्मी की फीचर्स मेन क्या क्या होती थी। तो एवरी सोल्जर वाज पेड ए सैलरी। हर एक जो सोल्जर अपॉइंट होता था उस टाइम पीरियड के दौरान, उसको ये नहीं है कि ऐसे ही फ्री लेबर के रूप में काम करवा रहे हैं, बल्कि उसको क्या किया जाता था, उसको पे की जाती थी, सैलरी पे की जाती थी उस टाइम पीरियड के दौरान जो भी अपॉइंट होते थे सोल्जर्स। सेकंड, सोल्जर्स वर पुट इन ए मिनिमम ऑफ 25 इयर्स ऑफ द सर्विस। और इसके बदले में सोल्जर्स से क्या कहा जाता था कि आपकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो कम से कम आप 25 साल करेंगे। 25 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते थे सोल्जर्स। तो ये मेन फीचर्स थी वहां की आर्मी की। सबसे पहले पेड ए सैलरी, उनको सैलरी पे की जाती थी। साथ में मिनिमम सोल्जर्स वर पुट इन मिनिमम ऑफ 25 इयर्स ऑफ सर्विस। कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है कि जो सोल्जर्स थे उनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता था, तो उनको किया जाता था 25 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता था। तो ये हमने आर्मी का डिस्क्रिप्शन देखा ना, जो रोमन एम्पायर था उसका। अब उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें कि मैंने आपको रोमन एम्पायर में बताया था कि दो पावरफुल जो एम्पायर थे उस टाइम पे एक साथ साथ थे। कौन कौन सा? एक तो रोमन एम्पायर और दूसरा था ईरान। अब ईरान के बीच में और रोमन के बीच में, दोनों के बीच में जो वार थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, वो चलते रहते थे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या रिलेशन थे बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड ईरानियंस। ईरान के लोगों के बीच में और रोमन एम्पायर के बीच में क्या कह सकते हैं कि रिलेशन था इनके बीच में। बोथ वर रिवर्स टू ईच अदर। दोनों ही जो एम्पायर थे वो एक दूसरे के शत्रु थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे और इनका जो वॉर था वो चलता रहता था। दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर, कि जो रोमन और ईरानी एम्पायर के लोग थे, शासक थे, वो क्या करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और इन दोनों के बीच में ही जो संघर्ष था वो चलता रहता था। किस कारण से? कह सकते हैं कि अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए, अपने एम्पायर को और ज्यादा स्प्रेड करवाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए इन दोनों के बीच में जो कह सकते हैं कि जो संघर्ष की स्थिति थी वो कंटिन्यू चलती रही थी। और सब लास्ट में हम देखते हैं कि जो ईरानी है वो रोमन एम्पायर के ऊपर हावी हो जाते हैं और रोमन एम्पायर को डिक्लाइन की तरफ लेके जाते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी। रोमन जो समाज था वो किस टाइप का था, किस प्रकार का समाज वहां पर बना हुआ था। सबसे पहले तो डिवाइड किया गया था इनटू अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लासेस। देखो, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये तीनों जो क्लासेस हैं वो हमें हर एम्पायर में देखने को मिलेगी। हर सोसाइटी का डिवीजन हमें यही मिलेगा कि जो सोसाइटी थी वो अपर, मिडिल, यानी कि अपर मतलब सबसे ऊपर आने वाले लोग, जिसमें कौन काउंट होंगे, या तो जो प्राइस्ट वगैरह थे, पुजारी वगैरह थे, वो काउंट होते थे, राजा वगैरह आते थे, साथ में जो बहुत ज्यादा रिच पीपल होते थे उनको काउंट किया जाता था। दूसरी में मिडिल में जो मध्यम क्लास के लोग थे उनको काउंट किया जाता था। और लोअर क्लासेस की जब बात आती है तो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जो स्लेव लोग थे, दास लोग थे, साथ में अनटचेबल जिनको माना जाता था, वो लोग काउंट होते थे। और ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, और यही चीज हमने देखी थी हमारी एंट्रेंस जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी हम देखते हैं कि सोसाइटी के डिवीजन की जब बात आएगी तो सोसाइटी कहीं ना कहीं पर अलग अलग क्लासेस में डिवाइड थी। और डिवीजन यही रहता है, मोस्टली यही डिवीजन मिलेगा हमें हिस्ट्री में, अपर क्लासेस, मिडिल क्लासेस एंड लोअर क्लासेस। तो इसी प्रकार से जो रोमन एम्पायर था वो भी डिवाइड था किसमें, तीन हिस्से में, कैटेगरीज में, अपर, मिडिल और लोअर क्लासेस में। अब उसके बाद देखते हैं फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा था। तो यहाँ पर फैमिली का स्ट्रक्चर यही था कि न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिलीज मतलब कि ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते थे। जो बच्चे होते थे जब उनकी मैरिज हो जाती थी तो वो अपनी अलग फैमिली के साथ रहने लग जाते थे, यानी कि पेरेंट्स के साथ ना रहकर जिनकी मैरिज होने के बाद जो कह सकते हैं कि जिनकी फैमिली अलग बन जाती थी वो अपनी फैमिलीज के साथ अलग रहते। तो सोशल जो इनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, न्यूक्लियर सोसाइटी का। उसके बाद आती है वुमेन की बात करते हैं हम रोमन एम्पायर में कि वुमेन रिटेन्स फुल राइट्स इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी, कि जो वुमेन होती थी उनको समाज में एक अच्छी कह सकते हैं कि पोजीशन प्राप्त थी। जो उनके पेरेंट्स की जो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती थी
उसमें भी उनका पार्ट होता था। यानी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उनका पार्ट्स होता था, साथ में जो सोसाइटी में काम होता था वो उसमें कह सकते हैं कि जो पुरुष होते थे उनके साथ हमेशा आगे रहती थी। तो ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम रोमन एम्पायर का सोसाइटी का, किस प्रकार का क्लासिफिकेशन था। उसके बाद वास्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डायटीज। रोमन एम्पायर हमने जैसे कि स्टार्टिंग में रीड किया कि बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। 3 जब कॉन्टिनेंट्स में हम देख सकते हैं कि ये रोमन एम्पायर फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसकी विशालता की बात हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या था कि वास्ट डाइवर्सिटी भी मिलेगी, क्योंकि जो एरियाज जितना बड़ा होगा, अब जब इसी संदर्भ में हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमारा इंडिया भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है। और जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमें अलग कल्चर देखने को मिलता है, साउथ की तरफ जाते हैं या ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें अलग कल्चर देखने, लेकिन है तो एक ही कंट्री। यानी कि इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी इंडिया में कह सकते हैं कि यूनिटी की बात है। तो यही बात कहां पर थी, रोमन एम्पायर में थी कि एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर यह फैला हुआ था। तो इसमें रिलीजियस कल्ट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज देखने को मिलेंगे, अलग अलग कल्चर देखने को मिलेंगे, और जो लोकल डाइटीज थे वो भी सभी के अलग अलग होंगे। लोकल डाइटीज की बात करते हैं कि जब लोकल एरियाज में आप अपने अपने देवी देवता को चूज कर लेते हैं, अलग अलग भगवानों की पूजा करने लग जाते हैं, तो वो होते हैं आपके लोकल डाइटीज। तो इसमें हम देखते हैं कि इतने बड़े एम्पायर में जब बात आती है इनकी रिलीजियस कल्चर की या फिर कह सकते हैं कि लोकल डाइटीज की, तो वो डाइवर्सिटी थी, बहुत ज्यादा फैला हुआ था अलग अलग एरियाज में। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो सोशल डिवीजन था, किसमें सोशल डिवीजन जो रोमन एम्पायर में था वो किस प्रकार का था। फर्स्ट हमने देखा इसमें कि ये डिवाइड किया गया था अपर क्लासेस, मिडिल क्लासेस एंड लोअर क्लासेस में। फैमिली का स्ट्रक्चर देखा, न्यूक्लियर फैमिली थी, वुमेन को राइट्स मिले हुए थे, हर कार्य में भाग लेती थी, और जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी उसमें भी उनको पार्ट मिलता था, ये राइट्स मिला हुआ था उनको। और लोग क्या करते थे कि जब उनके बेनिफिट की बात आती थी तो वो अपने लॉ को यूज करते थे, कानून बनाए हुए होते थे, उनको यूज करते थे अपने बेनिफिट को पाने के लिए, अपने राइट्स को पाने के लिए। यानी कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वहां पर किसी भी तरह की मोनार्की स्थापित नहीं थी, किसी भी प्रकार की तानाशाही नहीं थी। लोग अपने अपने राइट्स का ध्यान रखते थे, दूसरों के राइट्स का ध्यान रखते थे। साथ में कह सकते हैं कि बहुत एक समृद्ध विशाल सोसाइटी का डिवीजन हो रखा था। ये जो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा तीनों कैटेगरीज में, ये आपको हर सोसाइटी में, हर कह सकते हैं कि कंट्री के उसमें देखने को मिल सकता था। बाकी कह सकते हैं कि इसमें इतना ज्यादा कुछ इतना नहीं था कि हमें लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ न कुछ कह सकते हैं कि रोंग जा रहा था। तो इस प्रकार से हमने रोमन एम्पायर के बारे में स्टूडेंट्स आज बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देखी, और इसके बारे में हम कम्प्लीटली डीपली रीडिंग कर चुके हैं। तो थोड़ा सा हमने देखा रोमन एम्पायर फैला हुआ था कहाँ पर, यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। उसके बाद लैंग्वेज यूज की जाती थी लैटिन और ग्रीक। आर्मी का स्ट्रक्चर देखा कि आर्मी में जो सोल्जर्स अपॉइंट किए जाते थे वो कितने ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए, और उनको क्या दिया जाता, पेमेंट दी जाती थी। उसके बाद सोर्सेज में हमने जब बात की तो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मैटेरियल रिमेन्स की बात की। साथ में आज हमने देखा कि रोमन एम्पायर का सोसाइटी क्लासिफिकेशन किस प्रकार का था और रिलेशंस किसके बीच में बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड ईरान एम्पायर। सो इसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे आपके पुट आउट होते हैं। सो स्टूडेंट्स चैप्टर 3 अच्छे से रिवीजन कीजिए इसका, और इसके जो भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।